नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। साहब ने ट्वीट किया है जो आजकल एक्स कहलाता है, सत्य में जयते। किस बात का दम भरा जा रहा है? क्या सीने में हाथ रखकर आप कह सकते हैं कि आपने वो फर्जी सेक्स सीडी नहीं बंटवाई थी? आप सीबीआई की अदालत से तो बरी हो गए, जनता की अदालत से क्या आप बरी हो पाएंगे? क्या आप खुद इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि आपने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर वो सीडी नहीं बांटी थी जिसे अश्लील कहा जाता है? जिम्मेदार पद में थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, विधायक थे, बाद में मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्य में जयते लिखने के साथ आप ये भी कसम खाकर लिख देते कि मैंने वो सेक्स सीडी बंटवाई नहीं थी, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया था। साहब, दम किस बात का भरा जा रहा है? आज मैं प्रश्न कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, जिन्हें खुली आंखों से मीडिया ने देखा। उन्होंने डंके की चोट पर वो सीडी बंटवाई थी। इतना ही नहीं बल्कि 14 नवंबर 2017 को भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजय श्रीवास्तव, सचिदानंद उपासने और नरेश गुप्ता ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उस सीडी का भी जिक्र किया था जिसे बांटा गया था। हालांकि यहाँ दो मसले हैं कि फर्जी सेक्स सीडी किसने बनवाई थी, षड्यंत्र में कौन शामिल था, ये एक अलग विषय है। भूपेश बघेल सीबीआई के कोर्ट से इस मामले में तो बरी हो गए हैं, लेकिन एक दूसरा मामला है कि फर्जी सेक्स सीडी खुलेआम बांटी गई, हाँ या नहीं। समाज में अश्लीलता फैलाने का ये सीधा सा मुद्दा राज्य पुलिस का है, न कि सीबीआई का है। सीबीआई जांच कर रही है कि फर्जी सेक्स सीडी किसने बनवाई, षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, पैसे कहां से आए। इन सब बातों का उत्तर तलाशते हुए हमने कुछ पुराने मीडिया रिपोर्ट पर गौर किया तो हमें ढेर सारी वो तथ्यात्मक जानकारियां मिली, जिसे आज मैं सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नैतिकता की दुहाई देने वाले ऐसे सफेद पोस्ट नेता कौन से सत्य की बात कर रहे हैं, किस तरह से लिख सकते हैं? सत्य में जयते, क्या यही सत्य है कि आप सच को छुपा रहे हैं? ध्यान रहे, अर्ध सत्य भी झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तारीख 17 अक्टूबर 2017 की ये ऑन इंडिया की खबर को आप देख सकते हैं, जिसमें दावा किया गया था गाजियाबाद से सीडी कांड में पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसी नेता भूपेश बघेल ने अपने आवास पर इस मामले में जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने विनोद वर्मा की गिरफ्तारी का जमकर विरोध करते हुए उन्होंने सेक्स सीडी पत्रकारों को बांट दी। टाइम बताया गया सुबह 11 बजे, तारीख बताई गई 28 अक्टूबर 2017। तब इस खबर के अनुसार दावा किया गया था कि भूपेश बघेल दावा कर रहे थे कि यह 7-8 साल पुरानी कोई सीडी है जो दिल्ली में रिकॉर्ड की गई और 4 महीने से रायपुर में वायरल हो रही है। सोचिए आप, सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री की कोई सेक्स सीडी मार्केट में बढ़ती रहे, और मंत्री भी कोई मामूली मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी, और करीब 14 साल तक वो मंत्री रह चुके थे, और उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र रायपुर में ऐसी 4 महीने तक सीडी बट रही हो और किसी को कानो कान खबर नहीं लगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है जैसा कि साहब दावा कर रहे थे, जैसा कि इस खबर में दावा किया गया है? इतना ही नहीं बल्कि आगे खुलासा किया गया है कि पुलिस ने गाजियाबाद के लाजपत मार्केट के सुपर टोन डिजिटल शॉप में उस फर्जी सेक्स सीडी की 2 दिन में 1000 कॉपियां बनवाई गई। सीडी में 16-16 सेकंड के 3 और 15 सेकंड की एक क्लिपिंग है, जिसमें पुलिस का दावा है कि विनोद वर्मा के पास से 500 सीडी जब्त की गई है, जबकि विनोद वर्मा का कहना है कि उसके पास केवल एक पेन ड्राइव मिला है। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और मूढ़त के करीबी माने जाने वाले प्रकाश बजाज की ओर से एक कंप्लेंट दर्ज की गई, जिसमें दावा किया गया ब्लैकमेल करने वाले ने फोन किया था और दावा किया कि लाजपत नगर के सुपर टोन डिजिटल शॉप से आकर ये सीडी ले जाएं और उसके लिए पर्याप्त रकम दे दे। हालांकि रकम खुलासा नहीं किया गया था। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई, जांच की आंच भूपेश बघेल तक गई और भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई, और उस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जानबूझकर विधानसभा चुनाव के ऐन पहले अपनी जमानत नहीं ली। राजनीतिक माहौल जैसा था उस वक्त वो अच्छी तरह से भाप चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता भी किस तरह से नाराज हैं। इसका भरपूर फायदा उठाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले एक माहौल बनाया गया। दरअसल ये माहौल फर्जी सेक्स सीडी बनाने वालों के समर्थन में नहीं था। दरअसल ये माहौल कहीं ना कहीं कुछ और राजनीतिक कारणों से, आक्रोश के कारण वो माहौल बना था। फिलहाल भूपेश बघेल सेक्स सीडी वाले मामले में किसने बनाया था, कौन षड्यंत्र में शामिल था, इस मामले में तो सीबीआई कोर्ट से बरी हो गए हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे मामले के किंग पिन माने जाने वाले विनोद वर्मा आरोपी हैं। वही विनोद वर्मा जिसे सरकार बनते ही भूपेश बघेल ने अपना
पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया था। ढेर सारे मामलों में शामिल रहे। महादेव सट्टा वाले मामले में इनके ठिकाने पर 23 अगस्त 2023 को छापेमारी हुई थी। ढेर सारे मामले सामने आए, वो मामला अलग है। लेकिन इस बात से क्या भूपेश बघेल इनकार करेंगे कि उन्होंने समाज में अश्लीलता नहीं फैलाई, फर्जी सीडी नहीं बांटी? इस मामले में सीबीआई ने जो दलीलें दी, जो तथ्य प्रस्तुत किए, न्यायालय को नाकाफी लगे। लेकिन न्यायालय ने मान लिया कि भूपेश बघेल के बेहद करीबी विनोद वर्मा के अलावा विजय भाटिया, विजय पंड्या और पुराने भाजपा नेता कैलाश मुरारका इस मामले के आरोपी हैं। यानी कुल मिला के अभी 4 आरोपियों के विरुद्ध मामला मुकदमा चलेगा। जबकि इस मामले की एक और अहम कड़ी, रिंकू खनूजा ने 6 जून 2018 को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। सीबीआई का दावा है कि रिंकू खनूजा और विजय पंड्या ने सीडी बनवाई थी। 14 अगस्त 2017 को रिंकू और विजय के साथ कैलाश मुरारका खुद फ्लाइट से मुंबई गए। वहां 2 दिनों तक तीनों एक होटल में रुके। इस बीच तीनों किसी मानस साहू के स्टूडियो गए। सीबीआई का यह भी दावा है कि मुंबई में वो सीडी को अच्छी तरह से देखा गया। जबकि सीडी कांड के सरकारी गवाह बने कारोबारी लवली खनूजा ने भी सीबीआई को स्पष्ट किया कि 23 अगस्त 2017 को रिंकू खनूजा ने इस संदर्भ में उनसे संपर्क किया था। यानी इस मामले में इतना तो स्पष्ट है कि जो सीडी बनाई गई थी वो पूरी तरह फर्जी थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि इसमें किसको लाभ मिलता और सीडी से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कैलाश मुरारका का क्या लेना देना है। इस पर जो जांच पड़ताल हुई और जो सबूत प्रस्तुत किए, उसके आधार पर सीबीआई की कोर्ट ने चारों आरोपी कैलाश मुरारका, विजय पंड्या, विजय भाटिया और विनोद वर्मा के अलावा भूपेश बघेल की मौजूदगी में उनके पक्ष को सुना। लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा है कि भूपेश बघेल ने पत्रकारों की मौजूदगी में एक अश्लील सीडी बांटी थी। ऑन इंडिया के अलावा स्वराज डिजिटल में 25 सितंबर 2018 को छपी एक खबर के अनुसार भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वो सेक्स सीडी बांटी थी, जिसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं संजय श्रीवास्तव, सचिदानंद उपासने और नरेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें भाजपा नेताओं के हवाले से लिखा गया है कि यह पूरा मामला एक षड्यंत्रकारी प्रकरण है। फर्जी सेक्स सीडी मंत्री के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से वितरित की गई और भूपेश बघेल ने सार्वजनिक रूप से सीडी को बांटा। फिलहाल इस मामले को गहराई से समझना होगा। यहाँ 2 तथ्य एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला, फर्जी सेक्स सीडी किसने बनाई, षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, और दूसरा तथ्य है कि ऐसी फर्जी सेक्स सीडी को किसने बांटा, सार्वजनिक रूप से बांटा, जानबूझकर बांटा, यह जानते समझते हुए कि यह सीडी पूरी तरह से फर्जी है, किसी के चरित्र हत्या करने की कोशिश है। 2017 के फर्जी सेक्स सीडी कांड के बाद और भी कुछ हुआ था। भूपेश बघेल कई बार अपनी शब्दों की मर्यादा लांघ जाते थे। वो अति उत्साही थे। माहौल कुछ इस तरह का था कि विधानसभा चुनाव के पहले वो कवर्धा में एक जनसभा के दौरान महिलाओं के बारे में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि उनकी सभा में आई हुई महिलाएं शर्मसार हो गई और वो सभा छोड़कर जाने लगी। भूपेश बघेल अमित शाह के किसी कार्यक्रम का जिक्र कर रहे थे, जो कार्यक्रम उनके विधानसभा क्षेत्र पाटन के कुम्हारी के पास हुआ था, जहां कथित रूप से महिलाओं की कुछ चेकिंग हुई थी। उसी चेकिंग का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल किस तरह का व्यवहार कर रहे थे और आज उनका व्यवहार कैसे है, आप उस पर गौर करें। वो उनकी पुरानी भाषा जो कवर्धा की जनसभा के दौरान उन्होंने कही थी। छत्तीसगढ़ के बेटी मन के मातारी मन के अपमान करे काम करते। अरे गोली मरवाए तो कोई बात नहीं, लाठी मरवाए तो कोई बात नहीं, बेटी मन काम करे तो चूल्लू और पानी में डूब मरना। सेक्स सीडी के षड्यंत्र से बरी होने वाले भूपेश बघेल आज चुप है, सिर्फ एक ट्वीट किया है। लेकिन ये वही भूपेश बघेल हैं जो हमेशा केंद्रीय जांच एजेंसियों से लेकर ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं। आज जब अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दिया है तो वो खुलकर बयान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ट्विटर पे आ रहे हैं। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो कहा उन पर भी आप गौर करें। आरोप लगा था, सीबीआई ने जांच करके कहा कि नहीं है, तो हम मानते हैं ऐसे संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। अब फिर से वही बात है, चुनाव कहीं जीत जाते हैं तो नया कपड़ा पहन के जा करके शपथ ग्रहण कर लेते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये हम स्वीकार करते हैं, इस बात को स्वागत करते हैं कि भाई अगर उन्होंने छोड़ा है तो परीक्षण करके छोड़ा होगा, तो ये स्वीकार्य है।
परंतु अब जब कोई दूसरी कार्यवाही होती है उन्हीं के द्वारा ईडी के, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। ऐसे माहौल में यदि कोर्ट का एक निर्णय भूपेश बघेल के पक्ष में आ जाए तो जाहिर तौर पर बाँछें तो खिलेगी ही, सत्य में जयते लिखा जाएगा। लेकिन वो साहब भी अच्छी तरह से समझते हैं कि सत्य क्या है और किसकी विजय हुई है। आगे लड़ाई बाकी है। दरअसल लगातार पराजय और असफलता के बाद थोड़ी सी सफलता मिल जाए तो राहत तो मिलती है। ऐसी एक तस्वीर बलरामपुर से सामने आई, जहां रामचंद्रपुर जनपद क्षेत्र क्रमांक 12 के मोहम्मद बख्श ने कांग्रेस की ओर से चुनाव जीता है। मोहम्मद बख्श अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद 26 फरवरी को एक विजय जुलूस निकाला और यहां एक जनसभा के दौरान मंत्री रामविचार नेताम को लेकर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मोहम्मद बख्श किस चरित्र के हैं, कौन सी विचारधारा से हैं और किस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल मंत्री रामविचार नेताम ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में चीटिंग या नकल की शिकायत के बाद परीक्षा केंद्र को बदलवा दिया था और कथित रूप से उसके लिए मोहम्मद बख्श को दोषी बताया था। जनपद का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के ये नेता मोहम्मद बख्श किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें जिसे मैं ऑन कैमरा कह नहीं सकता। अरे चोट्टा, अरे बेवकूफ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, शासन तुम्हारा है, प्रशासन तुम्हारा है, वोट तुम्हारी है, ये बताओ मैं कैसे चीटिंग करवाया? रे चोट्टा, तू बेवकूफ समझता है यहाँ के लोगों को। तो आपने ध्यान से सुना होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा मोर्चा के महामंत्री अश्विनी गुप्ता और ओबीसी मोर्चा की ओर से शैलेश गुप्ता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन ऐसी रस्मी शिकायतों का क्या अर्थ निकलता है? आप हमारे न्यायिक सिस्टम और कानूनी सिस्टम को अच्छी तरह से समझते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में कितने ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। न केवल न्याय व्यवस्था में बल्कि कुछ और मामलों में भी हमें गहराई से समझना होगा। एक तो दावा किया जाता है कि महिलाओं को सत्ता में 50% की भागीदारी दी जाएगी कवर्धा के पंडरिया से। एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है, जहां की एक पंचायत में सरपंच तो पुरुष चुनकर आया, लेकिन 12 पंचों में 6 महिलाएं चुनकर आई। तो 6 महिलाओं की जगह तो उनके पतिदेव जाकर पंच की शपथ लेते हैं। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल है, आप भी गौर से इन तस्वीरों को देखें। पंच सरपंच निर्वाचित हुआ हूँ। ये तस्वीर है कबीरधाम जिले के परसवाड़ा में, जहां 6 महिलाएं पंच निर्वाचित हुई। वार्ड क्रमांक 2 में गायत्रीबाई चंद्रवंशी, जिनके पति कोमल चंद्रवंशी, और वार्ड क्रमांक 3 की सरिता साहू पति राजेंद्र साहू, वार्ड क्रमांक 4 से मीराबाई पति शोभाराम चंद्रवंशी और वार्ड क्रमांक 5 से संतोषी चंद्रवंशी पति सुरेश चंद्रवंशी के अलावा वार्ड क्रमांक 7 से सरिताबाई चंद्रवंशी पति दौलत राम और वार्ड 12 से विद्याबाई पति चंद्र कुमार यादव ने शपथ ली। हालांकि सरकारी अधिकारी इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन यही हकीकत है, वो हकीकत जो सोशल मीडिया के दौर में सामने आ गई। नामालूम ऐसी कितनी और कड़वी हकीकत है जो दबसी जाती है। कहने को तो महिलाओं के अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन आप सोचिए किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए किस तरह से फर्जी सेक्स सीडी बनवाकर बांटने वाले भी लिखते हैं सत्य में जयते। लेकिन हमारा मानना है राजनीति इतनी बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तभी देश और समाज का भला होगा। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी किसी बड़ी जानकारी के साथ फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार।